हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप थंबनेल देख के पता चल गया होगा आपको कि हम लोग को एक रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही थी, ठीक है, जो समग्र सामान्य अध्ययन का रिवीजन सीरीज चल रहा था, उसका ये पार्ट 3 है। और पार्ट 3 में हम लोग फिर जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सब पे चर्चा करेंगे। पिछले 2 पार्ट पे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी किया और कमेंट किया। बहुत अच्छे कमेंट आपके थे और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो पर भी आप वैसा ही प्यार देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और जो आपके फीडबैक होंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत एग्जाम के टाइम ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं 2 दिन बाद, तो उसके लिए आप क्या करिए, इस वीडियो सीरीज को आप ईयरफोन लगाइए। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, चीज़ों को बहुत जगह से पढ़ा होगा, ठीक है। अब पढ़ने के बाद में क्या, रिवीजन करने के लिए आप एक काम करिएगा, जब भी आपको लगे कि आप खाली टाइम है, कुछ आपको रिवाइज करना है, आप इस वीडियो को ओपन करिए, प्ले करिए और प्ले करने के बाद बगल में लगा दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए आप और इस वीडियो को सुनते रहिए, ठीक है। और इससे होगा क्या कि आपके जितने भी फैक्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। जब भी आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, बीपीएससी देने जा रहे हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए 40 से 50 प्रश्नों का खेल, प्रीलिम्स फैक्ट का ये है पार्ट 3। अब आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, अपने इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उन संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपके हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली संस्था कौन सी है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। 1838 में इसकी स्थापना होती है। कहां पे इसकी स्थापना होती है, कलकत्ता में स्थापना की जाती है। संस्थापक कौन, द्वारिकानाथ टैगोर, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर। आगे देखें, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839, स्थान लंदन, संस्थापक विलियम एडम। उसके बाद देखें, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में कलकत्ता में की जाती है। वहीं देखें चौथे नंबर पर बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देखिए वहां बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1852 में होती है, कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक है। आगे बात करें मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 1852 में इसकी स्थापना होती है और किस स्थान पर स्थापना की जाती है, चेन्नई में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। पूछता कैसे है, एक तरफ संस्था का नाम दे देगा और दूसरी तरफ ईयर दे देगा, ठीक है। तो आपको ईयर मैच करना होता है, या तो संस्थापना किसने की या स्थापना किसने की उसके बारे में पूछ लेगा। छठे नंबर पर देखें तो बंबई एसोसिएशन के बारे में पूछा है, 1852 में बंबई में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 7वें नंबर पर देखें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं और इसकी स्थापना 1866 में होती है। 8वें नंबर पर देखें तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 में इसकी स्थापना लंदन में की जाती है और संस्थापक मेरी कारपेंटर, ठीक है। आगे देखें, पूना सार्वजनिक सभा 1876, स्थान पूना, ठीक है। एस.एच. चिपलूणकर और जी.वी. जोशी, ठीक है, साथ ही एम.जी. रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1876 में पूना में की गई। इंडिया सोसाइटी 1872 में स्थापना कहां पे होती है, स्थान कहां पे, लंदन में स्थापना होती है इसकी। संस्थापक आनंद मोहन बोस, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के जस्ट 1 साल पहले चेन्नई में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक कौन, जी.एस. अय्यर एवं वी. राघवाचारी, साथ में आनंद चार्लू, ठीक है। आगे बात करें 12वें नंबर पे देखें तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में होती है, बंबई में इसका स्थापना किया जाता है। संस्थापक कौन, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलक और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी, ठीक है। और ये पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, ठीक। पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये पूछा गया था। फिरोज शाह मेहता है, के.टी. तैलक है और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है। इनके द्वारा 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित होने वाली संस्थाएं हैं उनके बारे में जान लिया। आइए अब आगे राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल है, अनुच्छेद है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोगों ने देखा यहाँ पे और अब राज्यपाल पे चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 153, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है, राज्यों की कार्यकारी शक्ति दी हुई है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रावधान कहां पे है, तो एग्जाम में परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु जो प्रावधान है वो आर्टिकल 155 में दिए हुए हैं। राज्यपाल की जो पदावधि है 156 में दी गई है।
योग्यताएं, राज्यपाल बनने की क्या योग्यताएं हैं, उनको कहां पे दिया गया है, तो वो 157 में दे रखा है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के लिए है, ठीक है, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों का प्रावधान कहां पे, आर्टिकल 158 में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 159, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान के लिए संबंधित अनुच्छेद है ये। आगे बात करें, आर्टिकल 160 का संबंध किससे है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन का प्रावधान कहाँ पे है, आर्टिकल 160 में दिया गया है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति, जो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है वो कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, तो आर्टिकल 161 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 162 में क्या किया गया है, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 162 में है। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक, जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है राज्यपाल को, वो किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, आर्टिकल 163 के तहत, ठीक है। चलिए आगे देख ले, कुछ अन्य आर्टिकल भी जान लेते हैं। 163 में सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, मैंने चर्चा कर दी। 64 में क्या कह रहा है, आर्टिकल 164 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य, ठीक, अन्य जैसे प्रावधानों के लिए आर्टिकल 164 में उल्लेख किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 के मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो महाधिवक्ता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 165 के अंतर्गत है, ठीक है। किसी राज्य, ठीक, किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 166 में उल्लेखित है। वहीं आगे बात करें, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 167 के तहत। अब यहाँ पे आर्टिकल 174 देख लेते हैं, ठीक है। 174 राज्य विधानमंडल सत्र, सत्रावसान तथा विघटन के लिए, जो राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है ये, जो राज्य विधानमंडल का जो सत्र आहूत किया जाता है, सत्रावसान तथा जो विधानमंडल उसके विघटन के लिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 174 में वर्णन किया गया, और राज्यपाल के द्वारा ही सत्रावसान किया जाता है, सत्र को आहूत किया जाता है और विधानमंडल का विघटन किया जाता है। आगे देखें, अनुच्छेद 175, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। किस प्रकार, राज्यपाल को सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो आर्टिकल 175 के तहत प्राप्त है। आगे देखें, अनुच्छेद 176 क्या कहता है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण हेतु जो प्रावधान किए गए हैं वो कहां पे है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान अनुच्छेद 176 में किया गया है। तो यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो हमने देख लिया, और राज्यपाल का जो पद है वो राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है वैसे ही राज्यों के लिए राज्यपाल महत्वपूर्ण है, तो ये सारे आर्टिकल आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी की सहायक कौन सी है, पूर्णा है, प्राणहिता है, ठीक है। उसके बाद इंद्रावती, ठीक, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा के मिलने से प्राणहिता, ठीक। तो यहाँ पे मंजीरा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, वेनगंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा के बारे में देखें, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में पूछता कैसे है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देगा, 3 गोदावरी का नाम, मतलब गोदावरी की सहायक नदियों का नाम दे देगा, और एक घाटप्रभा दे देगा, ठीक है, या तुंगभद्रा दे देगा, ठीक है। या तो सीधे ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, 3 सहायक नदियां कृष्णा की दे रखेगा और एक कावेरी का दे देगा, ठीक है। तो इस तरह याद रखना कि गोदावरी की सहायक कौन कौन सी है, कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा की है। कावेरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, अमरावती, भामिनी, हेमावती, काबिनी आदि नदियां कावेरी की सहायक है। वहीं अगर हम महानदी की बात करें, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो महानदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है, कृष्णा की सहायक नदियों के बारे में, कावेरी की सहायक नदियों के बारे में, गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। इन चारों की सहायक नदियों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और नदियों वाला टॉपिक जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल, ठीक है। तेल नदी, ईब नदी, हसदेव नदी और शिवनाथ नदी। और हसदेव जो है ये यूपीपीसीएस
21 के पेपर में पूछा गया था, ठीक है 21 के पेपर में हसदेव नदी के बारे में पूछा गया था। चलिए आगे देखें, प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में जान लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन चारों से क्वेश्चन पूछा गया आपके पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस में, ठीक है। अश्वघोष का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक। किताब क्या है अश्वघोष की? बुद्ध चरित्र है, सौरानंद है, उसके बाद सरिपुत्र प्रकरण। तो ये 3 किताबें किसकी हैं? बुद्ध चरित्र, सौरानंद प्रकरण तथा सरिपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष की किताबें हैं। वहीं आगे हम बात करें दांडी की कौन सी किताबें हैं? दांडी की 2 किताबें हैं, 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम निम्नलिखित में से किसकी कृति है? दांडी की कृति है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें, वराहमिहिर की कौन सी कृति है? वराहमिहिर की 3 कृतियों के बारे में जान लीजिए, बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता। वहीं आगे बात करें हर्षवर्धन की कृतियों के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू में लगभग 4-5 बार पूछे जा चुके हैं। इनकी जो कृतियां हैं उनको जाने रहिए। प्रियदर्शिका इनकी कृति है, रत्नावली है, नागानंद है। एग्जाम में पूछता किस प्रकार है? पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की कृति नहीं है, ठीक है, हर्षवर्धन की कृति नहीं है। और ऑप्शन क्या दिया था? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और बुद्धचरित। तो उसमें बुद्धचरित जो है वो अश्वघोष की कृति है, ना कि हर्षवर्धन की कृति है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखें, अब यहाँ पे एक तरफ दे रखा है दर्शन और एक तरफ प्रवर्तक, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, ठीक है। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लगातार हर वर्ष एक क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, ठीक, और 23 में भी पूछा गया है। तो यहां से देखें दर्शन और प्रवर्तक, एक तरफ चरवाक दर्शन, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन? चरवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। न्याय दर्शन गौतम है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है और वैशेषिक के प्रवर्तक कौन है? कणाद है, ठीक। बीपीएससी में कणाद से संबंधित जो क्वेश्चन था वो 68 बीपीएससी, ठीक, 68 बीपीएससी, 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कणाद से संबंधित क्वेश्चन 67 बीपीएससी में कौन सा पूछा था कि परमाणुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किस दर्शन में दिया गया? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है कणाद, इन्होंने सबसे पहले दिया था। जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली दर्शन और प्रवर्तक के बारे में। अब देखते हैं प्रमुख प्राचीन भारतीय साहित्य, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। देखते हैं स्वप्नवास दत्त किसकी कृति है? तो स्वप्नवास दत्तम जो है वो भास की कृति, भास के द्वारा लिखी गई है। सर्ववर्मन किसकी कृति है? कातंत्र की कृति है, मतलब सर्ववर्मन जो है वो कातंत्र। आगे देखें रास तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और एग्जाम में पूछा क्या है कि कश्मीर का इतिहास कहाँ पे वर्णित है? यही जो कल्हड़ की रास तरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, ठीक है। हिंदू कानून की पुस्तक में मिताक्षरा का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखिए मत विलास प्रहसन, ठीक, प्रहसन किसकी है? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम की है। मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन की कृति है। आगे देखें मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, पीवाईक्यू में पूछा गया है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है, ठीक है। व्याकरण से संबंधित है अष्टाध्यायी और ये पाणिनि की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है, गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त और उन्हीं से संबंधित है। आगे देखें आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ये भी गणित के ऊपर आधारित है। मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन, ठीक है, मिलिंद और नागसेन के बीच में जो संवाद है उस संवाद पर आधारित है मिलिंद पन्हो, ठीक है। चलिए आगे देखें, अन्य किताबें देख लेते हैं। पतंजलि, पतंजलि की किताब का नाम क्या है? महाभाष्य इनकी कृति है। यास्क, ठीक, यास्क किसके द्वारा? निरुक्त है, ठीक है। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखी गई है। जो मृच्छकटिकम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो कामसूत्र, ठीक है, मतलब जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखें उत्तर रामचरितम जो है किसके द्वारा लिखी गई है? भवभूति के द्वारा लिखी है। कुछ नाम देखिए यहाँ पे इधर उधर हो गए, जैसे वात्स्यायन राइटर का नाम इधर आ गया है और किताब का नाम उधर चला गया। तो ये आप समझ जाइएगा कि वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखी गई है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। उत्तर रामचंद्रम भवभूति के द्वारा लिखी गई है। जानकी हरणम कुमार दास के द्वारा लिखी गई है। कीर्तार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और प्रबंध चिंतामणि, जो प्रबंध चिंतामणि है ये महत्वपूर्ण है, आपके पीवाईक्यू 2023 में पूछा गया है, ये मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण किताबें हैं
ठीक है। प्राचीन भारतीय साहित्य, उन साहित्यों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है और इनसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं। प्रमुख शब्दावली, शब्दावलियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं, ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां जो होती हैं इनको ट्रोपोफाइट कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोफाइट जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वन और घास वाली वनस्पतियां हैं उनको ट्रोपोफाइट। हाइड्रोफाइट किसके कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली जो वनस्पतियां उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट किसे कहते हैं? यहाँ पे हाइड्रो और हाइग्रो, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनको हाइग्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें, जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, जो उष्णकटिबंध के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जेरोफाइट कहा जाता है। आगे देखें, मेसोफाइट, मेसोफाइट जो होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां होती हैं, मेसोफाइट के नाम से जानी जाती हैं। क्रायोफाइट क्या होती है? शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां जैसे लाइकेन और काई जो होती हैं ये क्रायोफाइट होती हैं। उसके बाद देखें, हेलोफाइट, नमकीन मिट्टी को वनस्पतियों जैसा जो मैंग्रोव होता है, ठीक है, जैसे मैंग्रोव, अब मैंग्रोव जो होती है वो हेलोफाइट का उदाहरण है, ठीक है। मैंग्रोव हेलोफाइट का उदाहरण है, जो नमकीन मिट्टी में वनस्पतियां होती हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। तो प्रमुख शब्दावलियां और जो वनस्पतियों के प्रमुख प्रकार हैं उनको हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखें, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। अब भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र है, यहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कानपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पे है? सेमी एरिड जोन कहां पे? ठीक है, तो वो जोधपुर में है। आगे देखें, भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान कहां पे है? हैदराबाद में। भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कासरगोड, ठीक, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान। आगे देखें, केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान, केंद्रीय सैलाइन जल कृषि संस्थान जिसको आप बोलते हैं, केंद्रीय खारा जल कृषि संस्थान चेन्नई में अवस्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, हिसार में अवस्थित है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? मखदूम में है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, यह भी बेंगलुरु में है। केंद्रीय अभियंत्रिकी संस्थान पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है आपसे, भोपाल में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है, ये भी पूछा जा चुका है। केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोचीन में है, पीवाईक्यू पूछा गया है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ये भी कोचीन में है, इसको भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आलू अनुसंधान शिमला में है, ये पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा गया है। और मृदा संस्थान जो है, ठीक, भारतीय मृदा संस्थान, ठीक, ये कहाँ पे है? भोपाल में है, इसको भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब यहाँ वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार पूछते हैं? एक तरफ आपको दे देगा संस्थान का नाम, ठीक है, एक तरफ आपको संस्थान का नाम दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा राज्य, ठीक है, राज्य दे देगा और आपको मिलाना होगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, या तो डायरेक्टली पूछ लेता है वन लाइनर में। तो यहाँ इन दोनों चीजों को आप दोनों तरीके से देख लीजिए। चलिए कुछ संस्थान और जान लेते हैं यहाँ पे, फिर कृषि के बारे में जानते हैं। हमने संस्थाओं के बारे में जाना, अब कृषि के बारे में जानते हैं। भारत में कृषि, भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है? 15 है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू का समझिए आप एक तरीके से रिवीजन ही कर रहे हैं। कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है? 20 है, जो कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश है, इसको भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 60 है। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है, और यह भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो कृषि संबंधित विशिष्ट तथ्य हैं उन तथ्यों को हमने देख लिया और ये सारे आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जान लेते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 152, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 152। इसकी उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होती है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित संसूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए, ठीक है। इसके तहत उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। इसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदित
किया जाता है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को अनुमोदित किया जाता है। आगे बात करें आपातकाल के अंतर्गत ही यह उद्घोषणा पूरे भारत या उसके किसी एक भाग पर की जा सकती है। इसके तहत उद्घोषणा को 6 माह पर संसद द्वारा अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत राज्य की कार्यपालिका और विधायिका लंबित नहीं होती, बल्कि संघ को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो राज्य की जो विधायिका और कार्यपालिका है वो निलंबित नहीं होती हैं। इसके बजाय होता क्या है कि संघ जो है वो राज्य के मामलों पर कानून बनाना, मतलब जो राज्य के मामले होते हैं उसको समवर्ती विधायी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वो समवर्ती सूची के तहत कानून बना सकता है सेंट्रल। ठीक है, इसकी उद्घोषणा पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मतलब जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है वो आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। और ये चीजें जो है वो पीवाईक्यू में कथन कारण में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात के सिवाय तथा अन्य मूल अधिकारों का प्रवर्तन राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, किंतु अनुच्छेद 20 और 21 का नहीं। ठीक है, यहाँ पे याद रखो जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये निलंबित नहीं होता है, बाकी सारे जो मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। ठीक है, आगे देखें इसके तहत संसद द्वारा निर्मित विधियां आपात के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना जो मिनर्वा मिल केस था उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो याद रखना जो आंतरिक अशांति है इसको हटाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसी के द्वारा हटा दिया गया था आंतरिक अशांति को। और इसके स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ा गया था संविधान में, तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? ठीक, आपातकाल 1962 में, 1971 में और 1975 में। 62 में चीन युद्ध के दौरान और 71 में जो पूर्वी पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तो मतलब 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया, 1962 में चीन युद्ध के दौरान और 1975 में आंतरिक अशांति को आधार बना के आपातकाल लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें प्रमुख रेलवे जोन के बारे में जान लेते हैं। रेलवे जोन कहाँ पे है, इसका मुख्यालय और कौन सा रेलवे जोन है। तो यहाँ पे देखें उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। ठीक, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, प्रयागराज में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे कटिहार, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, ये भी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में। रेलवे जोन से संबंधित बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है अपने एग्जाम में। आगे देखें पूर्वी सीमांत रेलवे कहाँ पे, मालीगांव गुवाहाटी। पूर्वी रेलवे फेरियाली पैलेस कोलकाता में है। यहाँ पे अगर जो आप सिर्फ कोलकाता ही याद रखें तो वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, कोलकाता में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे दोनों का मुख्यालय कोलकाता में ही है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। ठीक है, पूर्व तटीय रेलवे जो है भुवनेश्वर में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। उसके बाद देखें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय बंबई में। उसके बाद मुंबई। ठीक है, पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई में। अब यहाँ पे देखिए दो मुख्यालय मुंबई में भी है, दो कोलकाता में और दो मुख्य यहाँ पे पड़ रहे हैं मुंबई में। कौन कौन से, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, ये दोनों मुंबई में ही है। आगे बात करें दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। ठीक है, हुबली कर्नाटक में पड़ता है, तो ये हुबली। ठीक है, यहीं का जो सिद्धरूड़ा रेलवे स्टेशन था वो वर्तमान में देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर है, हुबली में। ठीक है, आगे देखें पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पड़ता है, इसका मुख्यालय जबलपुर में पड़ता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। आगे देखें दक्षिण तट रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे, दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतने चीजों को देख लिया। यहाँ पे दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में, पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख क्षेत्र। विश्व के जो प्रमुख क्षेत्र हैं और उनका विस्तार जान लेते हैं। देखते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, बरमूडा ट्रायंगल जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये ठीक है उत्तर पूर्व, ठीक उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। ठीक,
जो उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर है, यहीं पर बरमूडा ट्रायंगल पड़ता है। इसका विस्तार देख लें कहाँ कहाँ पे, तो बरमूडा, मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा और सान जुआन जो प्यूर्टो रिको है, इसके बीच में बरमूडा ट्रायंगल का विस्तार है। स्वर्णिम त्रिभुज की बात कर लें, अफीम उत्पादक क्षेत्र होता है, अफीम उत्पादक क्षेत्र है स्वर्णिम त्रिभुज, और कहाँ फैला हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा कैसे जाता है और पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। ठीक है, जो स्वर्णिम त्रिभुज है इसके बारे में आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक, इसका विस्तार म्यांमार में है, लाओस में है और थाईलैंड में है। ठीक, पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका विस्तार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं है। आगे बात कर ले स्वर्णिम अर्धचंद्र के बारे में बात कर ले, ये भी अफीम उत्पादक क्षेत्र है और इसका विस्तार देखें तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में कौन कौन से देश शामिल है, याद रखना ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। इससे इतर कोई भी देश का नाम देता है तो वो सम्मिलित नहीं है। आगे देखें कोरल ट्रायंगल के बारे में जान लें। ठीक, तो ये कोरल समृद्ध क्षेत्र है और इसका विस्तार देख लें कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ नाम ट्रायंगल है लेकिन विस्तार देख लें। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लिस्ते के बीच में जो कोरल ट्रायंगल है उसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे देखें। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं और किस किस जिले में अवस्थित है उनके बारे में। आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर है मेरठ में। हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखें मांडी कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में है। ठीक, उसके बाद बड़गांव कहाँ पे है, सहारनपुर में है। मानपुर कहाँ पे है, ठीक, बुलंदशहर में है। सनौली बागपत में है और यहीं से मैंने आपको कल बताया था कि शाही रथ का प्रमाण मिला है। किसका, शाही रथ का प्रमाण कहां से मिला है, इसका प्रमाण मिला है सनौली से। आगे देखें जो चांदपुर है ये बिजनौर जिले में पाया गया। ठीक है, चांदपुर हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है कहाँ पे है, किस जिले में अवस्थित है, तो बिजनौर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आइए आगे जानते हैं भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक, देखिए खनिजों से संबंधित, कोयला से संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो लौह अयस्क के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र है, लौह अयस्क से संबंधित उड़ीसा में कौन कौन से क्षेत्र है। पहला देखें तो मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी, गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी कहाँ पे है, ये मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंझर जिला ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरगढ़ जिला ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये तीनों कहाँ पे है, ये तीनों उड़ीसा में है। ठीक है, आगे देखें झारखंड की बात कर लेते हैं। ठीक, अगला जिला है झारखंड। अब झारखंड में कौन कौन से हैं, तो पेसिराब्रू और उसके बाद नोवा मंडी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कौन कौन से दो स्थल है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध, डल्ली राजहरा ये दुर्ग जिले में है, वहीं पर बेलाडीला जो है दंतेवाड़ा जिले में, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में कुद्रेमुख जो चिकमंगलूर जिले में पड़ता है, बाबा बुदन की पहाड़ी ये भी चिकमंगलूर जिले में पड़ता है, और संदूर पहाड़ी जो बेलाडी जिला में है, ये सब प्रसिद्ध है लौह अयस्क क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं लौह अयस्क से संबंधित, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कुद्रेमुख जो चिकमंगलूर जिले में है, मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। कुद्रेमुख में कौन सा लोहा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट लोहा कहाँ पे पाया जाता है, कुद्रेमुख में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। देखिए मैग्नेटाइट लोहा कहाँ पे, और तो जो तमिलनाडु का सलेम है वहां पे भी मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। केरल की बात कर ले तो केरल के कोझीकोड में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का लोहा और कहाँ पे, जो केरल का कोझीकोड है यहाँ भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। गोवा राज्य में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है। महाराष्ट्र के किस जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के लौह अयस्क का संचित भंडार पाया जाता है। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। ठीक है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे नाथुला दर्रा, उन सब के बारे में हमने पहले वीडियो चर्चा कर ली है। अब यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो थाल घाट दर्रा है, ठीक, वो मुंबई और नासिक के बीच में पड़ता है थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है वो मुंबई से पुणे, मुंबई और पुणे का जो रास्ता है उसके बीच में पड़ता है। साथ ही बात करें जो कोच्चि और चेन्नई मार्ग है उस पर कौन सा दर्रा पड़ता है, पाल घाट दर्रा पड़ता है।
फिर सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से जो मदुरई मार्ग है उस मार्ग पर सैनकोट्टा दर्रा पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे दर्रे का आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, पूर्व से पश्चिम में अरेंज करिए, मतलब उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर में क्रम पूछ लेता है। ठीक है, तो उस क्रम को भी आप याद रखना, से थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सैनकोट्टा। चलिए आगे देखें, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख प्रजातियों के प्रकार। ठीक, जो प्रमुख प्रजातियां हैं एनवायरमेंट से संबंधित यहाँ पे पॉइंट्स को चर्चा करते हैं। देखते हैं कीस्टोन प्रजाति कैसे किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो संख्या में कम होती हैं लेकिन उनका महत्व अधिक होता है, जैसे बाघ। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो संख्या में तो कम होती हैं लेकिन महत्व ज्यादा होता है, उनको कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, जैसे बाघ। आगे देखिए, संकेतक प्रजातियां क्या होती हैं, जो परिवर्तन के बारे में सूचना देती हैं, उनको संकेतक प्रजाति कहते हैं, जैसे लाइकेन है। ठीक है, H2O के प्रदूषण बढ़ जाए तो ये खत्म हो जाता है, तो इस प्रकार का जो माना जाए तो जो लाइकेन है वो किस प्रजाति में आएगा, संकेतक प्रजाति, इंडिकेटर प्रजाति में आएगा। आगे देखें, इंडिकेट कर रहा है ये कि अगर H2O की मात्रा बढ़ गई है इसी वजह से ये नष्ट हो जाते हैं, तो इंडिकेटर प्रजाति में इनको शामिल किया जाता है। स्थानीय प्रजातियां क्या होती हैं, लोकल प्रजाति जहां के निवासी है, जैसे पश्चिमी घाट का पूंछ वाला बंदर। स्थानीय प्रजातियां क्या होती हैं, जो लोकल, ठीक, जहां निवास करती हैं उनको लोकल प्रजातियां कहते हैं, जैसे स्थानीय पूंछ वाला, जो पश्चिमी घाट का पूंछ वाला बंदर जो है वो स्थानीय प्रजाति का एक उदाहरण है। एलियन प्रजाति, बाहर से लाई गई प्रजाति को एलियन प्रजाति कहते हैं, जैसे चाय चीन से और आलू पुर्तगाल से लाई गई, तो ये सब एलियन प्रजाति के रूप में जानी जाएंगी। आगे देखिए, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, जो पूरे पारितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है, उसको अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा, पांडा, टाइगर। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, टाइगर, पांडा, ये सब माने जाते हैं कि पूरे पारितंत्र के संरक्षण के लिए जानी जाती है। ठीक, इनका संरक्षण किया जाएगा तो पूरा पारितंत्र संरक्षित होगा, इसी कारण इनको अम्ब्रेला प्रजातियां कहा जाता है। फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है, जो किसी पारितंत्र की पहचान बनती है, जैसे मणिपुर के केबुल लामजाओ, सुंदरवन में बंगाल टाइगर। ठीक है, जैसे मणिपुर में जो केबुल लामजाओ है, ठीक है, वो माना जाए, और जो बंगाल का टाइगर है, बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन के बंगाल टाइगर, ये फ्लैगशिप प्रजातियां हैं। बंगाल टाइगर जैसे सुंदरवन, जैसे हम नाम लेंगे ना बंगाल टाइगर, तो सुंदर आपके दिमाग में आएगा सुंदरवन। ठीक है, तो सुंदरवन की ये फ्लैगशिप प्रजाति है। ठीक है, चलिए आगे देखें, इतिहास से संबंधित कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे जान लेते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, पुराणों की संख्या। ठीक है, इनकी रचना जो होती है गुप्त काल में होती है। पुराणों की रचना किस काल में, गुप्त काल में। संख्या कितनी है, 18। सबसे प्राचीन पुराण पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा है पुराणों के रचयिता। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है। ठीक है, आगे बात करें, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें प्रमाणिक 13 है। ठीक है, आगे बात करें, पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन था, जो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल-बरूनी था। ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। आगे देखें, इतिहास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, दर्शन जो है ये उपनिषद की विषय वस्तु है। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। ठीक, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो किससे संबंधित है, कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, सूक्त 128 यहाँ पे है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और ये किसमें पूछा गया था, 2022 के पीवाईक्यू पूछा गया था। ठीक है, कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, ये यजुर्वेद से है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र से है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखें, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा ही गायत्री मंत्र की रचना की गई है। और ये पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर था, जीएस पेपर 1 इतिहास का जो पेपर था, उसमें आप 8 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आपको। ठीक है, आगे देखें, गायत्री मंत्र समर्पित है किसे, सूर्य देवता को, सविता रूप में। आगे देखें, गोत्र शब्द मिलता है ऋग्वेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है, ऋग्वेद में आर्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी बताई गई कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित है।
ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र जो है, इनको पुरंदर के रूप में वर्णित किया गया और सबसे ज्यादा वर्णन इन्हीं का मिलता है। ठीक है, उसके बाद अग्नि का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है, जो सबसे बाद में निर्मित किया गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। आगे बात करें, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? जो 9वां मंडल है, यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल? 9वां मंडल। और ये सब आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। 2021 के पीवाईक्यू में पूछा गया था ये। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। ठीक है, मनु को प्राचीन हिंदी विधि का लेखक माना गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है आपसे। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता के नाम से इसको जाना जाता है, ये भी आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। महाभारत जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी, इसका फारसी में अनुवाद शीर्षक किस नाम से किया गया? रजमनामा के नाम से। किसमें? रजनामा के नाम से। रजमनामा के नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए जानते हैं प्रमुख धातुओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक, प्रमुख धातुओं से संबंधित क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में भर भर के पूछे जाते हैं और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जो टंका है यानी कि शोल्डर, किससे बनती है? टिन को जब शीशे से मिलाते हैं तो टंका बनती है। पीतल, जिंक और कापर को मिलाने से पीतल बनता है। तांबा और टिन को मिलाने से कांसा बनता है। लोहा और कार्बन जब मिलता है तो स्टील बनता है। ठीक है, स्टील लोहा और कार्बन के मिलने से। जर्मन सिल्वर, जब जिंक, कापर और निकल को मिलाया जाता है तो जर्मन सिल्वर बनता है। वहीं अगर बात करें स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? लोहा और क्रोमियम। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकल, लोहा, क्रोमियम और निकल को जब मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है। अमलगम कब बनता है? जब पारा अन्य धातुओं को मिलाया जाता है लोहे को छोड़कर, मतलब लोहे को छोड़कर पारा के साथ कोई अन्य धातु जब मिलाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? अमलगम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली और ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से बीपीएससी हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछती है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, कांसा और टंका, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में आप जब देखेंगे, ठीक है, तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं रसायन विज्ञान में। अब सल्तनत काल की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? डायरेक्टली वन लाइनर में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तारीख यामिनी किसकी रचना है? तारीख यामिनी, तो यहाँ पे देखें ये उतबी की रचना है। ठीक, तारीख यामिनी उतबी की रचना है। हमीर मद मर्दन किसकी है? जयसिंह सूर्य की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। हरिकेल नाटक किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा लिखा गया है। ललित विग्रह राज, ये भी जयदेव के द्वारा लिखा गया है। फतुहात उस सलातीन, ये ख्वाजा अबू बकर ईसानी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखें, किताबुल रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। फतुहात उल फिरोज शाही, जो फतुहात उल फिरोज शाही है, ये किसकी रचना है? ये फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तो यहाँ पे जो प्रमुख रचनाएं हैं सल्तनत काल की उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तहकीकात हिंद अलबरूनी की रचना है। तारीख मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। दोनों किताबें, तहकीकात अलबरूनी, तहकीक हिंद अलबरूनी की रचना और तारीख मुबारक शाही अहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना, ये सारे आपसे पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। ताजुल मासिर, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, हसन निजामी की कृति है। ख्वाजुल फुतूह, ठीक है, 2022 में पूछा गया था। ठीक, 2022 के यूपी के पीवाईक्यू में पूछा गया है। तारीख अलाई अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, तुगलकनामा, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इससे इतर जो दे रखा था वो अमीर खुसरो की नहीं थी। ये तीनों रचनाओं के बारे में उसमें दे रखा था। आगे देखें, ब्रह्मसूत्र रामानुज की है। ठीक है, रामानुजन की है ब्रह्मसूत्र। आगे देखें, तारीख है मोहम्मदी, ये किसकी रचना है? मोहम्मद बिहमद खान। ठीक, मोहम्मद बिहमद खान की रचना है। आगे देखें, मुंतस ए महरू, ये मुल्तानी की रचना है। आगे देखें, तारीख सिंध मीर मोहम्मद मसूम की रचना है। मीर मोहम्मद मसूम की कौन सी कृति है? तारीख सिंध। प्रसन्न राघव, ये जयदेव की कृति है। प्रसन्न राघव किसकी कृति है? जयदेव की कृति है। तो यहाँ पे जो सल्तनत काल में लिखी गई प्रमुख किताबें उनको हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे देख लेते हैं, मतलब प्राचीन इतिहास की प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की किताबों पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। प्रद्युम्ना भुदय, ये किसकी रचना है? प्रद्युम्ना भुदय की, रविवर्मन की रचना है। आगे देखें, पार्वती परिणय, ये किसकी है? वामन भट्ट की रचना है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई,
जामवंती कल्याणम कृष्णदेव राय की रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि जामवंती कल्याणम किसकी रचना है। ठीक है, राजतरंगिणी मैंने आपको बताया कल्हड़ की रचना है। इतिहास जो कश्मीर का है उसको वर्णित किया गया है राजतरंगिणी में। बीसल देव रासव नरपति नाल की रचना, या फिर नाथ लिख गया है, नरपति नाल होगा। ठीक है, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया बीसल देव रासव। उसके बाद चंदावर, ठीक, चंदावत लिखा हुआ है मुल्ला दाऊद। ठीक है, यहाँ पे किताब का नाम गलत लिख गया है, ठीक, चंदावत लिख गया है। तो मुल्ला दाऊद के द्वारा आलाखंड जगनिक के द्वारा लिखी गई है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। फतवाए जहादरी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। और तबकार नासिर मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई है। तबकार लिखे तबकात ए नासिरी होगा, मिनहाज सिराज के द्वारा। अब आगे देखते हैं, मुगल कालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। मुगल कालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दीवान किसे कहा जाता था? इनकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना था। जो राजस्व और वित्त विभाग संभालने का कार्य किसका था? दीवान का था। वजीर ए तफाविज, इसके जिम्मे असीमित अधिकारी थे। ठीक है, इसके जिम्मे जो असीमित अधिकारी थे तो वजीर ए तफाविज कहा जाता था। वजीर ए तानफिज किसको कहा जाता था? इनके जिम्मे सीमित अधिकारी थे। जो सीमित अधिकारी होते थे उनको वजीर ए तानफिज कहा जाता था। और वजीर ए तफाविज जिनके जिम्मे असीमित अधिकार होते थे। ठीक है, आगे देखें, दीवाने तन किसको कहा जाता था? इनकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्यों को देखना होता था। जो जागीर और वेतन संबंधी कार्य है उनको देखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवाने तन कहा जाता था। ठीक है, दीवाने बयूतात किसको कहा जाता था? ये शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। जो शाही कारखाने होते थे उनके अधीक्षक को क्या? दीवाने बयूतात कहा जाता था। दीवाने मुस्तौफी किसको कहा जाता था? ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, इसको दीवाने मुस्तौफी कहा जाता था। आगे बात करें मीर बख्शी। अब मीर बख्शी किसे कहा जाता था? इसको देख लेते हैं। यह मुगल काल में शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। जो मीर बख्शी होता था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, ये कौन होता था? यह अधिकारी धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी था। यह धार्मिक मामलों बादशाह की सलाहकार हुआ करता। जो धार्मिक मामले होते थे उनमें जो सद्र उस सुदूर होता था ये बादशाह का सलाहकार के रूप में कार्य करता था। आगे देखें, काजी उल कुज्जात। जो काजी उल कुज्जात था यह प्रांत और नगरों में काजियों की नियुक्ति करते थे। साथ ही बादशाह के राजधानी में नहीं रहने पर बादशाह की जगह प्रधान काजी का काम देखते थे। ठीक है, प्रधान काजी वैसे होता तो बादशाह था, लेकिन अगर जो बादशाह राजधानी में नहीं है तो जो काजी कुजात होते थे ये बादशाह के जो प्रधान मतलब बादशाह का जो पद था प्रधान काजी के रूप में उसका निर्वहन करते थे। ठीक है, जैसा मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति होते हैं, कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की भांति कार्यभार देखते हैं। वैसे ही मुहत्सिब कौन होते थे? नैतिक आचरणों से संबंधित अधिकारी जो होते हैं उनको मुहत्सिब कहा जाता था। मीर ए आतिश कौन होते थे? जो तोपखाना विभाग के प्रमुख अधिकारी को मीर ए आतिश कहा जाता था। ठीक, क्या कहा जाता था? मीर ए आतिश के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखें। ठीक है, चलिए, दरोगाए डाक किसको कहा जाता था? यह डाक विभाग एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, उसको दरोगाए डाक कहा जाता था। मीर ए भर नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मीर ए बर ये वन विभाग का अधीक्षक होता था। फौजदार यह सरकार यानी कि जिले का प्रमुख अधिकारी होता था तथा इसके जिम्मे जिले का कानून व्यवस्था होती थी। ठीक है, फौजदार के जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था होती थी। अमल गुजार यह जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था, इसका काम लगान वसूल करना होता था। वाकिया नवीस समाचार लेखक जो राज्य के सभी समाचारों को केंद्र को सूचित करता था। ठीक है, वाकिया नवीस कहलाता था। खुफिया नवीस गुप्त पत्र लेखक होता था। हरकार कौन होता था? जासूस या संदेशवाहक को हरकार कहा जाता था। वहीं पर वितीकची कौन होता था? तो वितीकची जो होता था ये दरबार की सभी घटनाओं की खबर को लिखने वाला, ठीक, इसका कार्य होता था। सरकार की दरबार होता था उसकी सभी घटनाओं को लिखने का कार्य कौन करता था? तो वितीकची करता था। चलिए आगे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय शब्दों को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और एनवायरमेंट में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सतत विकास जो है, सतत विकास भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। मतलब भावी पीढ़ी जो है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही संसाधनों का प्रयोग करना सतत विकास कहलाता है। ब्रटलैंड कमीशन द्वारा अपनी अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इसे दिया गया। सतत विकास की पहली बार अवधारणा जो थी वो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो 1987 में आई थी और इसी रिपोर्ट में अपनी अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की थी ब्रटलैंड कमीशन ने। ठीक है,
1987 में उसी रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य कौन सा निर्धारित किया गया है, तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, एसडीजी जो 17 एसडीजी इंडेक्स है, मतलब 17 एसडीजी गोल है, उनको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। आगे देखें, पर्यावरणीय अपकर्ष क्या होता है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है। ठीक है, इको मार्क क्या होता है, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क। जिस भी उत्पाद पर इको मार्क का टैग होता है उसको पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। एग मार्क क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू में, ये दोनों क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, इको मार्क और एग मार्क। ठीक है, इको मार्क जो है इसको 2021 और 2022 दोनों क्वेश्चन में पूछे, दोनों ईयर में पूछे गए थे। एग मार्क क्या होता है, कृषि खाद्य उत्पादों वाले पदार्थों को दिया जाता है एग मार्क। ठीक है, चलिए आगे देखें, ग्रीन वॉश क्या होता है, पर्यावरण के संबंध में झूठे वादे करना ग्रीन वॉश कहलाता है। यूपीएससी में पूछा जा चुका है ग्रीन वॉश के बारे में। आवास या हैबिटेट, इनको देखें तो एक विशेष स्थान है जहां जीव रहते हैं, उनको आवास या हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें तो लैंटिक आवास, जल स्थिर जल के आवास जो होते हैं उनको लैंटिक आवास कहा जाता है, जैसे तालाब, वेटलैंड और लेक। ठीक, जो स्थिर जल के आवास होते हैं तालाब, वेटलैंड और लेक, यानी कि जो प्रवाहमान नहीं है उनको लैंटिक आवास। लोटिक आवास, जो बहते जल के आवास होते हैं, जैसे नदी बह रही है ना, तो बहती जल में जो आवास करते हैं उनको लोटिक आवास कहा जाता है। नीचे क्या होता है, ठीक है, जिसको आप नीच के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे किसी जीव द्वारा अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाए जाने वाले कार्यात्मक भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रीनलेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ग्रीनलेस द्वारा नीचे शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आगे देखें, इकोसिस्टम क्या होता है, जीवों के समुदाय तथा साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। एजी टांसले द्वारा इस टर्म का प्रयोग किया गया था। ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम प्रयोग का इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। जब भी आप पूर्वावलोकन देखेंगे तो उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी। वहन क्षमता क्या होता है, केयरिंग कैपेसिटी, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है उसको वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जैव आवर्धन क्या होता है, फूड चैन में भारी धातुओं के प्रवेश तथा विभिन्न पोषण स्तरों पर इन धातुओं की बढ़ती सांद्रता को जैव आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें, पारिस्थितिकी पदचाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है वो किसे कहते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धरणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि जो होती है उसको पारिस्थितिकी फुटप्रिंट या पदचाप कहते हैं। इसका मापन भूमंडलीय हेक्टेयर में किया जाता है। ठीक है, याद रखना, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है उसका मापन किसमें किया जाता है, तो उसका मापन भूमंडलीय हेक्टेयर में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखें, इकोटोन क्या होता है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। दो विभिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र उसका होता है उसको इकोटोन के नाम से जाना जाता है। जैव विविधता, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी होती है किसी पर्यावरण में उसको जैव विविधता कहते हैं। इसका प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोजन लिखा है, यहाँ पे वाल्टर जी रोजन होगा, वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था। आगे देखें, इन सीटू तकनीकी, इन सीटू तकनीकी क्या है, उसी स्थान पर संरक्षण, जैसे कोई चीज है तो किसी जीव का उसी स्थान पर संरक्षण करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे नेशनल पार्क जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, किसी जीव को कहीं पर ले जाके उसका संरक्षण करना तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। या अन्य स्थान पर ले जाकर जो संरक्षण होता है उसको, जैसे जीन बैंक, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन, कोई पेड़ है कोई पौधा है उसको एक विशिष्ट स्थान पर ले जाके उसका संरक्षण करना बॉटेनिकल गार्डन के अंतर्गत, ठीक है, तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाएगा। आगे देखें, लाइकेन जो होता है, शैवाल व कवक के बीच के संयोजन होता है लाइकेन, और ये पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि SO2 की जब मात्रा बढ़ती है तो लाइकेन की संख्या घट जाती है और ये इंडिकेटर स्पीसीज का कार्य भी करते हैं। ठीक है, आगे देखें, यूट्रोफिकेशन, जल में पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस की अप्रत्याशित वृद्धि जब होती है तो उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ठीक, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इसी को आप सुपोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जल प्रदूषण से संबंधित है। और जो यूट्रोफिकेशन है इसको 3 बार पूछा जा चुका, लगातार ये क्वेश्चन पूछा ही है। ठीक है, और उसका सही आंसर क्या होता था, A B दोनों सही है। कथन कारण में 3 बार पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा।
ठीक है, तीनों साल पूछा और तीनों साल सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, और तीनों साल उसका आंसर जो सी था वो सही था। ठीक है, तो याद रखना यूट्रोफिकेशन जो होता है जल में पोषक तत्वों नाइट्रोजन फास्फोरस के अप्रत्याशित वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जल प्रदूषण से संबंधित है। आगे देखें डीओ, ठीक, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसके बारे में बात करें तो जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको डीओ के नाम से जानते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन के नाम से। ठीक, समुद्री जीव इसका प्रयोग करते हैं, जो जल में ऑक्सीजन होता है समुद्री जीव उसी का प्रयोग करते हैं। बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कार्बनिक पदार्थों की अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करने हेतु डीओ की मांग जो है उसको बीओडी कहा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, जल प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये जल प्रदूषण का सूचक है। चलिए, ग्रीन मफलर क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो रोड होते हैं, रोड के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक, रोड के किनारे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। और रोड के किनारे कौन से पेड़ को वरीयता दी जाती है? अशोक के पेड़ को वरीयता दी जाती है कि रोड के किनारे अगर जो आप अशोक का पेड़ लगाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण कम होगी, और इसी चीज को ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। जैव उपचार क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले पदार्थों का निष्कासन जो होता है उसको जैव उपचार के नाम से जानते हैं। अब जाने जैव निर्मलीकरण क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या कहलाती है? जैव निम्नीकरण कहलाती है। ठीक है, जैव निम्नीकरण कहलाती है क्या? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटित करने की जो प्रक्रिया है उसको जैव न्यूनीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देखें, भारत में पर्यावरण संरक्षण के संबंधित कानून जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रमुख कानून है उनको जान लेते हैं, और आपकी परीक्षा में ये कानून पूछे जा चुके हैं। जैसे 2018 में पूछा गया था, जैसे पूछते क्या है पर्यावरण से संबंधित जो कानून है उनमें या तो कोई प्रोजेक्ट पूछ लेता है, या तो जल संरक्षण अधिनियम कम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपसे 1986 का जो है ये 2018 के पीवाई को पूछा था। प्रोजेक्ट टाइगर सेम ईयर पूछा था 2018 में। उसके बाद अगर जो देखा जाए प्रोजेक्ट हांगुल पूछ लेता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ लेता है, प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट से आपके क्वेश्चन पेपर में देखा जाए इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ऐसा टॉपिक है जो लगभग 40 क्वेश्चन तक इन्हीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को जब दोनों को मिला दें तो यहां से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो याद रखना। और इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एक्स-C2 क्या है, यूट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, और इन-C2 कंजर्वेशन कौन से उदाहरण है, एक्स-C2 कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा, ये सारी चीजें पूछते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जानते हैं जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये कब आया? 1972 में आया। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ये वन संरक्षण है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। और इसी के तहत जो 33%, ठीक है, जो वन निर्धारित किया गया कि भारत में जो वन भूमि होनी चाहिए 33% क्षेत्र पर होनी चाहिए, उसी का निर्धारण इसी के तहत किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत। आगे देखें, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनिम कब आया? 1986 में आया। पर्यावरण राष्ट्रीय नीति कब आई? जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है ये कब आई थी? तो ये 2004 में आई थी। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 का था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब आया? ठीक है, एनजीटी जो एक्ट आया था वो कब आया था? 2010 में आया था। इसी के अंतर्गत एनजीटी की स्थापना की गई। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजें जान लेते हैं। ठीक, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख प्रजातियां, इन प्रजातियों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि स्टोन प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो संख्या में कम होती हैं लेकिन उनका महत्व अधिक होता है, जैसे बाघ। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हमने पीछे चर्चा कर ली थी, इसका स्लाइड दोबारा से लग गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज जान लेते हैं। एल्युमिनियम कंपनी केंद्र, ठीक है, 2022 में यहां से क्वेश्चन आपके पूछा गया था। ठीक, कब? 2022 में। ठीक, तो बालको देख लेते हैं। बालको कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट और बेलगांव। ठीक, बेलगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। बेलगांव महाराष्ट्र में, और साथ साथ में रेणुकूट जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे हिंडाल्को है। ठीक है, नालको कहाँ पे है? कोयना, कोयना पड़ता है महाराष्ट्र में। कोयना, कोरापुट और अंगुल में कौन सा है? नालको। ठीक, ये एल्युमिनियम कंपनी का केंद्र है, तो याद रखना। आगे देखें, इंडाल्को कहाँ पे है? तो इंडाल्को भुवनेश्वर, हीराकुंड। ठीक है, उसके बाद अगर जो देखें तो अल्लोपुरम जो केरल का है, मुरी और अलवाया, इन 5 जगह पर देखा जाए तो एल्युमिनियम केंद्र है कौन सा? किसका? तो इंडाल्को का एल्युमिनियम केंद्र है। आगे बात करें मालको, ठीक है,
मालको कहाँ पे है, ये मैटूर और सलेम, ठीक है, मैटूर और सलेम में मालको की कंपनी है और ये सब एल्युमिनियम कंपनियां हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सी कंपनी कहाँ पे है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे देखें, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। अब बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है उनको जान लेते हैं। विनय पिटक, जो विनय पिटक है इसमें संघ जीवन के नियम की बात की गई है। संकलनकर्ता कौन है, उपाली ने लिखा था विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन किसने किया था, उपाली ने किया था। अगला देखते हैं सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में संकलनकर्ता कौन है, आनंद इसके संकलन करता है। त्रिपिटक में सबसे बड़ा है, त्रिपिटक में सबसे बड़ा कौन सा है, सुत्त पिटक है, ठीक है। बौद्ध धर्म के शब्दकोश इसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है सुत्त पिटक को, ठीक है। आगे देखें, तीसरा है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक में तीसरा कौन सा है, अभिधम्म पिटक है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख कहां पे किया गया है, तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ही किया गया है और ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। आगे देखें, इसके संकलनकर्ता कौन है, मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस के द्वारा इसका संकलन किया गया था। आगे देखें, सर्वप्रथम कौन सा, तो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग कहां पे किया गया, अभिधम्म पिटक में ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित तीनों पिटक है, इसको आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखें, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लिखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन और वो क्यों महत्वपूर्ण थे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन की विशेषताएं, जो 1887 का कांग्रेस का अधिवेशन था वो किन मायनों में इंपॉर्टेंट था उसको जान लेते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1887, देखिए 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। तो 85 में जो अधिवेशन होता है स्थापना के बाद पहला, 1887 में देखते हैं कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है और बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, ठीक। तो कांग्रेस के जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 1888 का अधिवेशन कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे सम्मिलित हुए। 1896 में कोलकाता में रहमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में, जो हुआ था कब, 1896 में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे और वंदे मातरम पहली बार यहीं पर गाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। आगे देखिए, 1899 का जो अधिवेशन है उसके बारे में बात कर ले, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और यहीं पर भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी। किसकी, भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, लखनऊ अधिवेशन जो 1899 में हुआ था। आगे बात करें, 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दिनशा ई वाचा कर रहे थे, दिनशा ई वाचा अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर इसी अधिवेशन में दिखाई दिए थे, जो 1901 का अधिवेशन था, पहली बार गांधी जी इसी अधिवेशन में दिखाई दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करें, 1906 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कोलकाता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था। किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, कोलकाता अधिवेशन 1906 के। 1911 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में होता है। पंडित विशन नारायण इसकी अध्यक्षता करते हैं और पहली बार जनगण मन यहीं पर गाया गया था, ठीक है। पहली बार जनगण मन 1911 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस का गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित विशन नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे देखिए, 1916 का जो अधिवेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अध्यक्षता कौन करते हैं, यहीं पर एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के दो गुटों, नरमपंथियों और अतिवादियों के बीच में एकता होती है, ठीक है। आगे देखें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक सहमति, ठीक है, यहीं पे बनती है और यहीं पर लखनऊ पैक्ट भी साइन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो घटनाएं हुई, जो नरम दल गरम दल है वो वापस से एक हो जाता है और साथ साथ लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है, जिसके लिए लखनऊ पैक्ट पे साइन किया जाता है। आगे देखिए, 1917 कोलकाता में होता है अधिवेशन। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, 1920 का अधिवेशन नागपुर में होता है,
और सी वी रघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया जाता है। भाषाई आधार पर जो कांग्रेस की कार्य समिति है उसका पुनर्गठन किया जाता है। 1923 का दिल्ली अधिवेशन, ठीक है, अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और ये सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। 1923 के दिल्ली अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1925 में कानपुर में आयोजन किया जाता है। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं और ये प्रथम भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट पहली भारतीय मतलब पहली महिला थी और प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजिनी नायडू है। ये 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। उसके बाद देखा जाए 1929 लाहौर में अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग, किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन होता है, वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। पहली घटना क्या है? मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है कराची अधिवेशन के दौरान ही। आगे देखें, गांधी इरविन समझौते का समर्थन यहीं पर किया जाता है। जो कराची अधिवेशन हुआ उसमें जो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ उस समझौते का समर्थन किया गया। तीसरे नंबर पर देखें तो महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित किए जाते हैं। मतलब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था लंदन में, उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी को नामित करती है कि ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। और एकमात्र ये अधिवेशन था जो गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस सम्मिलित हुई थी और महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। आगे देखें 1937 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, पूछा गया है आपके पीवाईक्यू में, पूछा जा चुका है ये पॉइंट। ठीक, 1937 फैजपुर में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। खास बात क्या है? गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, पहला ऐसा अधिवेशन था जिसका आयोजन किसी गांव में किया गया था। 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है और इसमें अध्यक्ष कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति जो बनती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और ये कब गठित किया जाता है? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। इसके बाद जो 1939 का था त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी संकट के बारे में आपको पता ही है, जिसमें गांधी जी ने कहा था, एक तरफ गांधी जी के जो कैंडिडेट थे पटभी सीतारमैया और दूसरी तरफ देखा जाए तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की विजयी होती है और जिसके बाद गांधी जी कहते हैं कि पटभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है और इस कारण से सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा दे देते हैं और जो बचा हुआ अधिवेशन था, बचे हुए कार्यकाल के लिए जो अधिवेशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो याद रखना, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद बचे हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। वर्ष 1946 की बात करें तो मेरठ में इसका आयोजन किया जाता है। अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आजादी के पहले, ठीक है, आजादी के पहले का ये आखिरी सत्र था कांग्रेस का। JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कि, ठीक, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि जब देश आजाद हो रहा था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक कौन रहे अध्यक्ष? तो अबुल कलाम आजाद रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन कौन से, उन संस्थानों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख संस्थान, ठीक है, एक सेकंड, पेन बार बार चेंज हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये मेरा पेन बार बार लैग कर रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
ठीक है, IIT कानपुर में है। ठीक है, बात करें लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये कहाँ पे है, ये भी कानपुर में है। उसके बाद बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा की। आगे देखें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, चौकाघाट वाराणसी में है। आगे देखें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में अवस्थित है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पे, लखनऊ में अवस्थित है। वहीं व्यापार सुविधाओं के लिए केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है, तो इतनी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। आगे देखें जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है, लखनऊ में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पे, नोएडा में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास नगर लिमिटेड कहाँ पे, कानपुर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये सैफई इटावा में है। यूपी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ पे, ये कानपुर में अवस्थित है। ठीक, उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। प्रदेशीय औद्योगिक एवं निजी निवेश निगम, ये कहाँ पे, लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उद्यमिता विकास संस्थान, ये कहाँ पे, लखनऊ में है। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र, ये कहाँ पे, चुनार खुर्जा में है। ठीक है, आगे देखें उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे, लखनऊ में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आपको देख लीजिए कौन से संस्थान कहाँ पे है। यहाँ से एक तरफ संस्था दे देता है, दूसरी तरफ अवस्थिति दे देता है और पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी संस्था कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ मिश्र धातुओं के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले इसके बारे में हमने जान ही लिया, लेकिन एक बार फिर से यहाँ लगा है तो जान ही लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का। टंका या सोल्डर टिन और कांसा को मिलाकर बनाया जाता है। पीतल जिंक और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। कांसा कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। वहीं स्टील की बात करें तो लोहा और कार्बन को मिलाकर स्टील बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर, ठीक है, तो यहाँ पे जिंक कॉपर निकल को मिलाकर जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो लोहा क्रोमियम और निकल को मिला के बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। अमलगम लोहा को छोड़कर अन्य धातुओं को जब मिलाते हैं तो अमलगम तैयार होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने मिश्र धातुओं के बारे में जान लिया। कुछ महत्वपूर्ण PYQ, ठीक है, सबसे पुराना पुराण, जो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उग्रसर्वा है। वेदों एवं वेदांगों की संख्या चार वेद है, 6 वेदांग है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें प्रमाणिक 13 है। पुराणों के अध्ययन करने वाले पहला मुसलमान अलवरूनी था। उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। ब्राह्मण संबंधित थे कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वहीं पर बात करें गद्य पद्य में लिखा जाने वाला वेद यजुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद। संगीत के जनक सामवेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र को माना गया है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है ऋग्वेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। आगे देखें भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों के द्वारा किया गया था। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, ठीक है, सरस्वती को या इसको नदी तमा भी कहा गया है और ये PYQ में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र है। 2017 का यूपी PCS के मेंस में जब पेपर टिक करने वाला होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए ऋग्वेद का सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन सा है, 10वां मंडल है। ये भी RO के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में वर्णित पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पे, मंडकोपनिषद में किया गया है। ये आपके PYQ में पूछा जा चुका है 2021 के, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे पार्ट 3 है, जो रिवीजन का पार्ट 3 था, जिसको हम लोग रिवीजन कर रहे थे समग्र सामान्य अध्ययन का, उसका पार्ट 3 यहीं पे समाप्त होता है। और पार्ट 1, 2, 3 इन तीनों को आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। जल्द ही हम पार्ट 4 भी लेकर आएंगे और पार्ट 4 आपके लिए फाइनल पार्ट होगा यहाँ पे हमारी ओर से। और उसके बाद आपके डिमांड पर, अगर जो आपकी डिमांड होगी, आपका रिस्पांस होगा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा तो एक पार्ट में हम और चीजें लेकर आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूपी PCS के लिए, वो सब कुछ हम उसमें कवर कर देंगे। लेकिन वो पार्ट आएगा
बिहार पीसीएस की परीक्षा होने के बाद। ठीक है, बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए ये 4 पार्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 5वां पार्ट आएगा, जो 5वां पार्ट वो सप्लीमेंट्री पार्ट होगा और वो उसमें यूपी स्पेशल से संबंधित जो चीजें होंगी उसको उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और जो अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर वगैरह से संबंधित चीजें होंगी उसमें संकलित कर लिया जाएगा। लेकिन जो बिहार पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 4 पार्ट आपके कल तक पूरी तरीके से अपलोड हो जाएंगे और इन चारों पार्ट का फायदा उठाइए, अच्छे से इनको रिवाइज करिए, आप बार बार रिवाइज करके जाइए। यूपी पीसीएस भी अच्छे से दीजिए, बीपीएससी भी अच्छे से दीजिए, क्योंकि ये सभी पार्ट 40 से 50 प्रश्न आपको एग्जाम में दिला सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। अब वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आए तो साझा जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, 2-4 ग्रुप में अगर जो आप चाहें तो भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका फीडबैक हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। बीच में अगर जो कुछ होता है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई हो तो उसके बारे में आप इत्तला कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस चीज को करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।